आप सभी का डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। और यदि बात हमारे देश की हो, भारत की हो, जिसे मेरा भारत महान कहते हैं, निसंदेह इस महानता के कुछ आधारों को हमें खोजना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। यह किसी सेल्फ मोटिवेशन के व्याख्यान से कम नहीं है। और जैसा कहा भी गया है, आत्म अभिप्रेरणा सर्वोच्च अभिप्रेरणा होती है। साथियों, जब अभिप्रेरणा बाह्य स्वरूपों से होती है तो वो अस्थायी और संक्रमणकालीन और टेम्परेरी होती है। परंतु यदि किसी के व्यक्ति के जीवन में अंदर से अंतरात्मा से कोई अभिप्रेरणा मोटिवेशन जन्म लेता है, निसंदेह उसका कोई तोड़ नहीं है। जैसा नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा भी था अपनी सेनाओं से कि ये सोचो कि आपके सामने पहाड़ नहीं है, और देखते ही देखते सेनाएं पहाड़ के उस तरफ जा चुकी थी। सेना में साहस और अभिप्रेरणा सबसे अधिक देखने को मिलता है, भले ही वह भारत की सेना हो या रूस की सेना हो। आपके सामने चार छोटे छोटे प्रश्न हैं। जो प्रश्न तो छोटे छोटे हैं, परंतु इनके भाव बहुत गहरे हैं। यदि आप अपने अमूल्य समय में से 5 मिनट इन प्रश्नों का उत्तर खोजने में देंगे तो निसंदेह आपको होने और नहीं होने का, या इस धरती पर आप में बोझ होने का और नहीं होने का, या धरती के ऊपर आप बोझ होने का नहीं होने का आभास हो सकता है। चार छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन पर आप विचार करोगे, निसंदेह आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो सकता है। पहला छोटा सा आभास है लिखा पढ़ा होना या पढ़ा लिखा होना। प्रश्न जरूर आपको थोड़ा सा आंशिक रूप से उद्वेलित करता है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। इसको शांत स्वभाव से सोचना है, अपने ऊपर लागू करना है कि आप लिखे पढ़े हो या पढ़े लिखे हो। इसीलिए मैंने इसमें लिखा है, आपने सोचा कभी? निसंदेह 99% लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। विशेषतः भारत जैसे देशों की बात है, वेस्टर्न कल्चर थोड़ा इसमें अलग स्वरूप है। आप अपने कार्यक्रम या घटनाक्रम दाएं बाएं करते हो कि बाएं से दाएं करते हो, ये भी सामान्य दैनिक जीवन की घटनाक्रम है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हो अथवा आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो भी अगर आप अपने घटनाक्रम को देखोगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आप सच में कर क्या रहे हो। सत्य असत्य है कि असत्य सत्य है। झूठ और सच के बारे में आपने सुना होगा। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा है वो भी ये कह रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो क्या सत्य असत्य हो चुका है या असत्य को सत्य साबित किया जा रहा है? आम दैनिक जीवन, ये चारों जो प्रश्न हैं वो आपको अपने ऊपर 5 मिनट तक चिंतन करना है। हर प्रश्न का जवाब आपके खुद के ही पास होगा। प्रश्न पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, प्रश्न करें कि नहीं करें, इस दुविधा में भी हम रहते हैं। और कोई प्रश्न पूछने हमें दे कि नहीं दे, ये भी एक अलग स्वरूप है। तो यहाँ जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगे हुए, निसंदेह वो यही सोच रहा है कि प्रश्न करें कि नहीं करें, कुछ सोचें कि नहीं सोचें। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने से आपको यथार्थ का स्वरूप दिखाई देगा। पहला प्रश्न है लिखा पढ़ा होना। लिखा पढ़ा होना, इसका क्या भावार्थ है, मीनिंग है? इसका मतलब है कि हिंदुस्तान के, भारत के ऐसे लोग जो लिखा हुआ पढ़ते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं, उसकी खोज नहीं करते, उसके लिए प्रयास भी नहीं करते। तो क्या वास्तव में जो समाचार पत्रों में लिखा हुआ आपको मिलता है आप उसी को सत्य मान लेते हैं? क्या वह सत्य होता है, नहीं होता है? क्या आप सत्य को खोजने का प्रयास करते हैं?
निसंदेह ये दैनिक जीवन का घटनाक्रम है कि सुबह अपने पास न्यूज़पेपर आता है, आप अखबार पढ़ते हैं, आप लिखे हुए को पढ़ते हैं, क्या वह सत्य है? अनेक बार आपको एहसास होता होगा कि समाचार पत्र की 90% जो सूचनाएं हैं वो झूठ हैं, वो लिखी हुई हैं जो आपने पढ़ ली हैं। वैदिक साहित्य और ब्राह्मण साहित्य जो लिखा हुआ है वो आपने पढ़ा है, लेकिन क्या आपने इस लिखे हुए की किसी यथार्थ को कभी खोजने की कोशिश की? वास्तव में क्या है, क्या इसको जानने की कोशिश की? अनेक बार ये भारतीय परिवारों में बहुत से लोगों से मैंने कहते हुए सुना कि महाभारत, रामायण, गीता पढ़वानी, बच्चों को पढ़ानी चाहिए। क्या लिखी हुई को पढ़ा जाए या पढ़ा हुआ सत्य है नहीं सत्य इसको जाना जाए? क्या न्यूज़पेपर और समाचार पत्रों में जो आता है उसी को सत्य मान लिया जाए? मैंने कक्षा में भी अनेक बार बच्चों से पूछता हूँ, कितने लोगों ने रामायण, महाभारत और भगवत गीता पढ़ी है? 99 लोगों ने नहीं पढ़ा, परंतु उनकी बातें जो मिथ्या हैं उनके वो पूर्ण समर्थक हैं। इसे कहते हैं लिखा पढ़ा होना। जो किसी ने किसी समय किसी कारण से अपने स्वार्थ के स्वरूप में लिख दिया, आप उसी को सत्य मान लेते हो। आपको खुद को ये देखना चाहिए कि आपने उसको नहीं लिखा। जब आपने उसको नहीं लिखा तो दूसरे ने लिखा तो किस कालखंड में किस उद्देश्य से लिखा होगा, ये आपको समझना होगा। जब हम मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो अनेक बार हम फिल्म के किरदार में और पर्दे में इस तरह से अंदर प्रवेश कर जाते हैं कि वो फिल्म अपने आप को उद्वेलित कर लेती है। इमोशनल सीन होते हैं तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, अत्याचार होते हैं तो गुस्सा आने लग जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्योंकि लिखा पढ़ा देखा पढ़ा होना इसका दूसरा इसके विपरीत है। तो 90% नहीं, 99% जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, लिखे पढ़े होते हैं। उन्होंने जो लिखा है उसी को पढ़ा है और उसी को उन्होंने सत्य मान लिया है, परंतु वह सत्य नहीं होता। उस सत्य के पहुंचने के लिए क्या है? पढ़ा लिखा होना। 3 मैंने यहाँ स्लोगन लिखे हैं। रीड, सबसे पहले पढ़ना चाहिए आपको। जब आप बहुत पढ़ लेते हो उसके बाद आपको बहुत कुछ लिखना चाहिए, और जब आप बहुत कुछ लिख देते हो उसके बाद आपकी असली लड़ाई और संघर्ष शुरू होता है, जिसे फाइट। इट मीन्स रीड राइट देन यू कैन फाइट। ये जो बालक तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, ये लिख रहा है, इसको आता है, तो ये पढ़ता है, पढ़ने के बाद ये लिखता है कि क्या उसने पढ़ा है, वो सत्य है नहीं है, उसको जानकर वो लिखता है। मान लीजिए ये 2 लिखता है, लेकिन क्या 2 सही हैं? ये पढ़ता है उसके बाद ये 2 लिखता है। तो पढ़ा लिखा होना महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न कंट्री में इसका मतलब ये नहीं कि पश्चिमी सभ्यता की बात है। आप जिस विषय पर बात करते हो उस विषय पर बात करने का आपको अधिकार तभी हो सकता है जब आप क्या करें, जब उसके बारे में पढ़ें। जैसे कि भगवत गीता के बारे में बात करें, कृष्ण ने ये कहा, राम ने ये कहा, रावण ने ये कहा, युधिष्ठिर ने ये कहा, भीम ने ये कहा, कुछ भी जो कहा, क्या आपने वास्तव में उसको विस्तार से उस मूल ग्रंथ को पढ़ा है? क्या पूरा पढ़ा है? क्या आलोचनात्मक स्वरूप में पढ़ा है? उसके बाद आप लिखो कि उसने ये कहा, और वो कहा जो है वो आप किस स्वरूप में लिखते हो, उसी स्वरूप में लिखते हो या नवीन दृष्टि से लिखते हो, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा मुख्य प्रश्न है कि सत्य और असत्य क्या है और असत्य और सत्य क्या है? बड़ा ही विचित्रपूर्ण प्रश्न है, परंतु सोचोगे तो उत्तर मिलेगा। आप दिन भर में जब सुबह जागते हो तब से लेकर रात को सोने तक कितनी ही बार झूठ बोलते हो? सत्य तो बाद की बात है। आपका जो दैनिक जीवन है वो असत्य से जुड़ा हुआ है। मोबाइल फ़ोन से लेकर, दोस्तों से लेकर, माता पिता से लेकर, परिवार से लेकर, कितने और इससे भी ज़्यादा अपने आप से आप दिन भर में कितनी झूठ बोलते हो, कितने असत्य बोलते हो, ये सबसे बड़ी बात है। एक चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो मोहनदास करमचंद गांधी का है, जिसे कुछ लोग राष्ट्रीय पिता, फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और सबसे बड़ा सत्य अगर गांधी की बात करें तो गांधी जी का सबसे बड़ा आधार यही था कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। कितने लोग जो गांधी के देश के हैं वो गांधी की कथनी और करनी में विश्वास करते हैं। हमें राजनेताओं से शिकायत है कि वो गांधी की कथनी, गांधी की पूजा तो करते हैं परंतु गांधी के सिद्धांतों पर नहीं चलते। परंतु इसके विपरीत भी प्रश्न है कि भारत की आम जनता, कितने लोग गांधी के सत्य और सिद्धांतों पर चलते हैं और कितने लोग नहीं चलते। आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि क्या गांधी के कथनी और करनी में अंतर नहीं था तो क्या आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है? निसंदेह है। आप अपने आप पर विचार करेंगे तो आपको अपने आप को गांधी से बहुत दूर पाएंगे। गांधी ये भी कहते हैं सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, परंतु अगर ऐसा है तो ईश्वर नहीं है और ईश्वर नहीं है तो सत्य नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सत्य आप बोलते हैं, आप सत्य के साथ हैं, जो वैदिक ग्रंथों में मुंडक उपनिषद से लिया गया है, अशोक स्तंभ के साथ आपने आदर्श वाक्य देखा होगा, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, सत्य ईश्वर सच। इसका मतलब है कि आप असत्य बोलते हैं तो आप अनीश्वरवादी हैं। आपको ईश्वर की पूजा करने का, ईश्वर को मानने का कोई अधिकार नहीं है। सत्य तक आप पहुँचें, यथार्थ क्या है उसको जानें, आप अपने दैनिक जीवन में सत्य का पालन करें तो ही आप ईश्वर के दरबार में जा सकते हैं। अन्यथा पाप को धोने के नाम पर या कर्मकांड के नाम पर या मूर्खता के नाम पर, बर्बरता के नाम पर आप झंडे उठाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो ये सब व्यर्थ है, बेकार है। ये समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे की दुश्मनी का पथ है, गमन है, हिंसा का माध्यम है। तो ये गांधी की बात है, सत्य और असत्य। सत्य पहले है, असत्य बाद में है। गांधी ये कह रहे हैं सत्य तक आपको पहुंच। दूसरे जो आपको तस्वीर में ब्रिटिश विचारक दिखाई दे रहे हैं पश्चिमी चिंतन के, वो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। जेएस मिल जो ये कह रहे हैं कि जब हमें सत्य तक पहुंचना है उसके लिए हमें पहले असत्य को जानना होगा। गांधी कह रहे हैं कि सत्य को जानने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो है सब कुछ सत्य है। अगर गांधी मांस खाते तो उन्होंने कहा मैंने मांस खाया, उन्होंने शराब पी तो उन्होंने कहा मैंने शराब पी, उनको धक्के देकर ट्रेन से बाहर निकाला तो उन्होंने कहा निकाला, रंगभेद उनके साथ किया, उन्होंने वो स्वीकार किया जो उनके साथ था। तो माई एक्सप्लेन विद ट्रूथ, जो सत्य था उसको बताया। जेएस मिल कहते हैं कि पहले असत्य को जाने तब तक आप सत्य के पास पहुंच सकते हो, अन्यथा नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि मिल का ये कहना है, और मिल ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम ऑन लिबर्टी है, स्वतंत्रता पर निबंध जिसको आप कह सकते हैं। वो कह रहा है कि झूठ और सच सबको बोलने दे। जब आप झूठ को पहचानोगे तभी तो सत्य को पहचानोगे। तो आप कितनी झूठ बोलते हो दिन भर में, इस पर आप विचार करोगे तो ही आपको ये पता चलेगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रुथ, सत्य का क्या महत्व है। क्या आप सत्यवादी हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि राजा हरिश्चंद्र की तरह कहा जाए सत्यवादी, परंतु क्या आप दैनिक जीवन में असत्य के ज़्यादा नज़दीक हैं या सत्य के ज़्यादा नज़दीक हैं? ये आपको सोचना होगा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रश्न करें या नहीं करें, ये खुद की दुविधा। दूसरी दुविधा है कि सामने जो बोलने वाला है, जो आपके विपक्ष में अपोजिट है, वह आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है कि नहीं देता है। इस पर सुंदर सा कोट आप पढ़िए, प्रश्न पूछने का अवसर नहीं देने वाला आपकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि आपकी अगर अच्छी दशा नहीं है, आपके हालात खराब हैं, आप बेरोजगार हो, बेहाल हो, बेकार हो, शोषित हो, दमित हो, तो आप इसलिए हो क्योंकि जिस किसी ने आपको कुछ बताया उसने आपको प्रश्न पूछने से मना कर दिया। तो जो तस्वीर है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नात्मक चिन्ह इसको कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इफ यू डोंट आस्क, अगर तुम प्रश्न नहीं पूछ सकते, यू डोंट गेट, तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सत्य तक पहुंचने के लिए, ज्ञान के लिए, समझ के लिए आप कुछ नहीं समझ सकते जब तक आप प्रश्न नहीं पूछते। छोटा सा बालक बार बार प्रश्न क्यों करता है? क्योंकि उसके प्रश्नों का उत्तर खोजना बड़े व्यक्ति के लिए बड़ी दुविधापूर्ण है। आकाश का रंग काला क्यों है, नीला क्यों है, सूरज चमकता क्यों है,
तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तमाम तरह के छोटे छोटे प्रश्न, क्यूरियोसिटी, हर प्रश्न का जवाब होता है, परंतु उन प्रश्नों को दमित कर दिया जाता है। उसका मतलब है कि उसके अज्ञानता का कारण प्रश्न नहीं पूछने देना है। तो क्वेश्चन पूछना, जो व्यक्ति आपको प्रश्न पूछने का अधिकार और अवसर देता, निसंदेह वो आपका असली भाग्य विधाता है, आपकी तकदीर बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। और जो व्यक्ति कहता है प्रश्न मत पूछो, वो आपसे डरता है, वो कायर है, वो बर्बर है, वो निडर नहीं है, और वो चाहता नहीं कि आपकी दशा में कुछ सकारात्मक बदलाव हो। तो इसलिए वो बोलता रहता है, लेकिन प्रश्नों का जवाब कभी भी नहीं दे पाता, या उसके पास आपके प्रश्नों का जवाब होता ही नहीं है। इसलिए कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चन, कि ऐसे आप मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं पूछे। प्रश्न कैसा भी हो सकता है, उसका जवाब आपको देना आना चाहिए, और देना ही चाहिए। इसलिए प्रश्न करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रश्न नहीं करें। इससे प्रश्न करने से आपको कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होता है, और प्रश्न करना ही चाहिए। ये वेस्टर्न कल्चर का नहीं, ये मूल हिस्सा है मानव स्वभाव का। तो ये 4 छोटे छोटे बातें मैंने आपको बताई, जो कल आजकल की श्रृंखला में शामिल हैं। तो इन पर आप ज़रूर विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं चलती हैं। एक छोटा सा प्रश्न और था कि परिक्रमण की बात करें, कि दाएं बाएं या बाएं दाएं। जब प्रकृति की हम बात करें, तो इसमें हम देखते हैं कि प्राकृतिक जो जीवन व्यवस्था है, जो अपने से जुड़ी हुई है, जो फिजिकल साइंस है, जो योगा है, उन सब में आप देखेंगे, या भारतीय जीवन पद्धति जो हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन से आप देखेंगे, तो वहाँ सब कुछ दाएं से बाईं तरफ गमन करता है, अर्थात एंटी क्लॉक इसको कहा जाता है। अगर आप सेना भर्ती में कभी गए हुए, तो इसकी जो दौड़ होती है वो हमेशा दाएं से बाएं होती है। एंटी क्लॉक होने से वो साइंटिफिक है, विज्ञान के अधिक नज़दीक है। अगर आपने कभी गांव में रहकर खेती की है, ट्रैक्टर से की है, या अधिकांशतः बैलों से या ऊंट से की है, अन्य जानवरों से की है, तो आप देख पाओगे कि उनका जो घूमने का तरीका है, वह भी दाएं से बाईं ओर गमन करने का तरीका होता है। अन्य तमाम तरह की जीवन दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं, वो क्लॉकवाइज चलती हैं, जैसे घड़ी चलती है। चाहे वो विवाह परंपराएं रही हो ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य की, जिसमें भी बाएं से दाएं गमन किया जाता है, चाहे वो परिक्रमा रही हो, और मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, तीनों में ही ऐसी परिक्रमा गमन की जाती है। और जो घड़ी जो बनाई गई आधुनिक यंत्र के रूप में, तो इसको कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल। दूसरा है नेचुरल। तो नेचर क्या करती है, आर्टिफिशियल कैसे इसको किया जाता है। तो घड़ी क्लॉकवाइज चलना, ये कि बाएं से दाएं चला जाए कि दाएं से बाएं चले, कौन में से वैज्ञानिक है, कौन अवैज्ञानिक है, कौन विज्ञान के अधिक नज़दीक है, कौन विज्ञान से अधिक दूर है। तो ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। ऐसे ही और प्रश्न मैं आगामी व्याख्यानों में आपके लिए लेकर आऊँगा। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सोचा कभी। थैंक यू।